नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश भारद्वाज आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रुद्रा कंपटीशन में। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्न लेकर आया हूं जो उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो आगामी वैकेंसी आने वाली है 5200 पदों पे, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बस 10 ही क्वेश्चन है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जैसे कि हम लोग शुरू करते हैं, इस पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि पृथ्वी पर मान्य दिशाओं के आधार मानते हुए कौन से ग्रह यानी ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम से होता है। जैसा कि मित्रों आप लोग देख रहे हैं, यानी पृथ्वी पे जो दिशा हम मानते हैं उस दिशा को मानते हुए कौन से ऐसे जो ग्रह हैं जिनका सूर्योदय जो होता है पश्चिम में होता है। जैसे कि आपको सर्वज्ञात है, यानी सभी को मालूम होगा कि हम लोग के यहाँ जो सूर्योदय होता है पृथ्वी पे वो पूर्व की दिशा में होता है, लेकिन यहाँ पर दिखाना है कि वो कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं उनका जो सूर्योदय होता है पश्चिम दिशा में होता है। जैसा कि मित्रों आप लोग को मालूम होगा कि पृथ्वी जो घूमती है, यानी अपनी धुरी पर जो घूमती है वो घूमती है पश्चिम से पूरब दिशा में। बस पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। परंतु दो ऐसे ग्रह हैं अरुण और शुक्र, वो जो उनकी घूर्णन की जो दिशा है वो आपका पूर्व से पश्चिम है। और शुक्र और अरुण जो ग्रह हैं उनका जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम दिशा से होता है। इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो घूर्णन दिशा है, घूर्णन दिशा पृथ्वी की घूर्णन दिशा से विपरीत है। तो मित्रों इसका जो राइट उत्तर होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अरुण और शुक्र, यानी इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा आपका बी। तो ये चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे आपके पास 4 विकल्प हैं, 22 दिसंबर, 21 जून, 22 सितंबर और 3 जनवरी। जैसा कि मित्रों आपको बता दें, इसमें जो राइट उत्तर होगा हमारा डी, यानी 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। और इस जो दूरी होती है, जो न्यूनतम दूरी होती है, इस घटना को हम उपसौर के नाम से जानते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इस घटना को किस नाम से जानते हैं, तो उपसौर के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा कि ये जो सिस्टम होता है, यानी उपसौर की जो घटना होती है, उपसौर की घटना में पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 14.73 करोड़ किलोमीटर। याद रखिएगा 14.73 करोड़ ये किलोमीटर है, इसको ये ध्यान दीजिएगा। यानी पृथ्वी की और सूर्य के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उस स्थिति में दोनों के बीच की दूरी होती है 14.73 करोड़ किलोमीटर। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो इस घटना को हम कहते हैं उपसौर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। तो कहा जाता है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी होती है तो पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं। तो अभी बताया आप लोग को कि उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, तो उपसौर कहते हैं। याद रखिएगा, जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो पृथ्वी की इस अवस्था को हम कहते हैं उपसौर। चलिए अभी बताएं कि उपसौर अवस्था में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, तो 14.73 करोड़ किलोमीटर। इसको याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे देखिए कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी होती है वो कब होती है। आपके पास 4 विकल्प है, 4 जुलाई, 22 सितंबर, 30 जनवरी, 22 दिसंबर। यानी पृथ्वी और सूर्य से जो अधिकतम दूरी होती है वो कब होती है, तो वो होती है 4 जुलाई को। याद रखिएगा। और ये जो अवस्था होती है पृथ्वी से सूर्य की जो अधिकतम दूरी की जो अवस्था होती है, इस अवस्था को हम कहते हैं अपसौर। याद रखिएगा, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, इस अवस्था को कहते हैं अपसौर। और जब अपसौर अवस्था होता है तो अपसौर अवस्था में पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी होती है वो 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है। इसको याद रखिएगा, वो 15 यानी जैसे कि अभी बताएं उपसौर में कितना होता है, तो 14.73 करोड़ किलोमीटर। और उपसौर में जो दूरी होती है, उपसौर में दूरी होती है आपका 15.2 करोड़ किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति सर्वाधिक कब होती है। ध्यान दीजिएगा, आपके पास 4 विकल्प हैं, यानी 3 जनवरी को, ठीक है, 22 दिसंबर को, 4 जुलाई को
या यह गति सदैव समान होती है। तो आपको बता दें, पृथ्वी की जो गति होती है, घूमने की जो गति होती है, वह 3 जनवरी को अधिक होती है कि 22 दिसंबर को अधिक होती है कि 4 जुलाई को, या सदैव समान होती है। तो मित्रों आपको बता दें, पृथ्वी की जो गति होती है वह सदैव समान होती है। और पृथ्वी की गति कितनी होती है आपको बता दें, तो पृथ्वी की जो गति होती है वो होती है 1610 किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा, पृथ्वी की जो गति होती है वो होती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी गति इसका जो होता है, यानी जो इसका चाल होता है वो नियत होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सौर दिवस और नक्षत्र दिवस के विषय में कौन सा कथन सत्य है। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं, सौर दिवस तथा नक्षत्र दिवस के विषय में कौन सा कथन सत्य है। दोनों की अवधि समान होती है, सौर दिवस की अवधि नक्षत्र दिवस से अधिक होती है, सौर दिवस की अवधि नक्षत्र दिवस से कम होती है, या दोनों के मध्य में कोई संबंध नहीं होता। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, संबंध होता है। और संबंध क्या होता है तो आपको बता दें, ध्यान दीजिए। सौर दिवस की जो अवधि होती है वो एक्यूरेट होती है 24 घंटा, लेकिन जो नक्षत्र दिवस की अवधि होती है वो होता है 23 घंटा 56 मिनट, यानी 4 मिनट कम होता है। ये नक्षत्र दिवस की अवधि होती है और ये जो होता है सौर दिवस की अवधि होती है। यानी हम देख सकते हैं यहाँ कि सौर दिवस से नक्षत्र दिवस की जो अवधि होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार कौन सा हमारा विकल्प सही होगा, तो इस प्रकार जो विकल्प नंबर हमारा होगा बी सही होगा। जैसे कि देख रहे होंगे आप लोग, सौर दिवस की अवधि नक्षत्र दिवस से क्या होती है, अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि अभी बताया आपको कि सौर दिवस 24 घंटे का होता है और नक्षत्र दिवस जो होता है वो होता है आपका 23 घंटे 56 मिनट का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई या खगोलीय एकक कहा जाता है। जैसे आपके पास 4 विकल्प है कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं, कि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं, कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं, कि कुबेर तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। तो राइट उत्तर इसमें क्या होगा, तो जैसा कि आपको बता दें, सूर्य और पृथ्वी की जो बीच की दूरी होती है, यानी यही हमारा ए राइट उत्तर होगा, इसी को हम बोलते हैं खगोलीय इकाई। याद रखिएगा, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो निश्चित दूरी होती है, इस दूरी को हम बोलते हैं खगोलीय इकाई। और एक खगोलीय इकाई में होता है आपका बताते हैं 1.496 इंटू 10⁻11 किलोमीटर। इसको याद रखिएगा आप लोग, सॉरी मीटर होता है ये, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, यानी किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये जो पावर होता है आपका ये 3 कम हो जाता है, क्योंकि 1000 से भाग देना पड़ता है मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए। तो इसको याद रखिएगा, एक खगोलीय इकाई में होता है 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी से सितारों यानी किसी भी खगोलीय पिंड की जो दूरी है वह किस इकाई से मापते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी से जो खगोलीय पिंड होते हैं उनकी जो इकाई होती है, किस इकाई के द्वारा मापा जाता है पृथ्वी से अन्य खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी। तो ये मापा जाता है नॉटिकल मील, इससे नहीं मापा जाता है, किलोमीटर से नहीं, फैदम से नहीं मापा जाता है, यानी किससे मापा जाता है तो प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। और प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं तो आपको बता दें, ध्यान दीजिए, एक प्रकाश वर्ष जो होता है यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है, ध्यान दीजिए, सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है उसी दूरी को हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। और ये दूरी कितनी होती है तो ये होती है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। इसको याद रखिएगा आप लोग, एक प्रकाश वर्ष में कितना दूरी होता है तो एक प्रकाश वर्ष में होता है आपका 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद इसमें से कुछ पॉइंट है आप लोग देख लीजिए। जैसे फैदम क्या है, तो फैदम से हम समुद्र की गहराई मापते हैं। फैदम से क्या मापते हैं तो फैदम से हम समुद्र की गहराई मापते हैं। और जो नॉटिकल मील होता है, जैसे फैदम से भी बताया समुद्र की गहराई, नॉटिकल मील से समुद्री दूरी मापते हैं। नॉटिकल मील से क्या मापते हैं तो समुद्री दूरी मापते हैं। और एक नॉटिकल मील में, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा नोटबुक पे जरूर, एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है। इसको याद रखिएगा, एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है। इसको याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष से पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मापते हैं
उसके बाद पृथ्वी और अन्य खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापते हैं। फैदम से समुद्र की गहराई मापी जाती है। नॉटिकल मील से समुद्री दूरी मापी जाती है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का क्या द्रव्यमान तथा भार कम होता है? द्रव्यमान स्थिर होता है, केवल भार में कमी आती है। केवल द्रव्यमान में कमी आती है और द्रव्यमान और भार दोनों यथावत होते हैं, यानी समान रहते हैं। तो आपको बता दें, देखिए पृथ्वी पर जो जी का मान होता है, चंद्रमा पर जो जी का मान होता है पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। और जो भार होता है यानी जो डब्लू होता है, साइंस में आप जो लोग जाएंगे तो देखेंगे डब्लू का जो फार्मूला होता है वो होता है m/g। यानी पृथ्वी से जब किसी वस्तु को हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका द्रव्यमान समान होता है। देखिए द्रव्यमान जो होता है स्थिर होता है और भार में क्या होता है, कमी होता है। भार में कमी क्यों होता है? क्योंकि जी का मान क्या होता है, कम होता है। अभी बताएं आपको, जी का जो मान होता है कम होगा तो उसका कन्फर्म है कि डब्ल्यू यानी जो भार होता है कम होगा, परंतु उसका जो द्रव्यमान होता है स्थिर होता है। तो इस प्रकार विकल्प नंबर जो होगा हमारा 20 राइट उत्तर होगा। यानी द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार में क्या होता है, कमी होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है